हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोग जो मैं और मेरा व्याकरण में से समास पढ़ रहे थे, तो समास में हमारा फर्स्ट वीडियो डन हो चुका है, सेकंड भी डन हो चुका है। ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है वीडियो का। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें जितना हो चुका है उसके आगे पांचवा जो है फिफ्थ वन बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले बच्चों हम लोगों ने तत्पुरुष समास के 6 भेद, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास पढ़ा। आज हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बच्चों अपना टेक्स्ट बुक मैं और मेरा व्याकरण निकाल लीजिएगा। उसमें पेज नंबर 102 निकाल करके रखिए। उसमें देखिए अपनी टेक्स्ट बुक में आप लोग कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बच्चों, जो हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं उसमें आप लोगों का किसी बच्चे का मैसेज आता है कि मैम इसमें कितना लिखना है। बच्चों, ये जो समास है, मान लीजिए मैं बहुब्रीहि समास पढ़ाने जा रही हूँ, तो जितने भी ये उदाहरण टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो आप लोगों को नोटबुक में लिखना है प्लीज़। क्योंकि आप एक बार नहीं लिखोगे, उसको नहीं करोगे, तो आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो गो थ्रू हो नहीं पाएगा। इसलिए लिखना इट्स कंपलसरी सभी के लिए। चलिए, तो आप लोग निकाल लीजिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। देखिए, इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बच्चों, इसमें होता है ना, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। आगे के समास में हमने पढ़ा दोनों प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। बेटा, जो तीसरा अर्थ होता है वो इसमें प्रधान होता है, उसके कारण से हमको पकड़ में आ जाता है कि ये बहुब्रीहि समास है। बाकी अभी तक हमने जितना समास पढ़ा बच्चों, उसमें पूर्व पद उत्तर पद यही होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास एक ऐसा है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मतलब जो होता है, एक भी, दोनों में से एक भी पद प्रधान नहीं होते, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कैसे, वो अब देख लो। देखो, समस्त पद है इसमें। दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात ब्रैकेट में लिखा है रावण। तो ये अर्थात जो रावण है बच्चों, यही तीसरा पद है। इसमें तीसरे पद की यही तीसरा पद है, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है। और दशानन है, आपको ऐसा लगेगा कि 10 मतलब तो नंबर हो गया। तो मैम ने तो बताया था कि नंबर वाला जो होता है वो द्विगु समास होता है बच्चों। तो इसको हम बाद में हम क्लेरिफाई आप लोगों को कर देंगे कि पहला पद जो संख्यावाची होता है द्विगु समास होता है, लेकिन उसका जब हम विग्रह करते हैं वो समूह और समाहार करके करते हैं। तो अगर विग्रह आपको दिया है समूह 10 आननों का समूह अथवा 10 आननों का समाहार, ऐसे दिया है विग्रह, तो आपको उसका दशानन और द्विगु समास लिखना है। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, ऐसे अगर विग्रह करके दिया है तो आपको बहुब्रीहि समास ही लिखना होगा। वो हम बाद में देख लेते हैं। अगला देखिए, कमल नयनी, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात ब्रैकेट में सुंदर स्त्री, सुंदर औरत जिसके आंखों की तुलना कमल से किया गया है। तो देखो बच्चों, इसमें तीसरा पद कौन सा प्रधान है, सुंदर स्त्री, इसलिए ये बहुब्रीहि समास। और कमल नयन जो है बच्चों, हम लोगों ने कर्मधारय में भी पढ़ा ना, कमल नयन है, कमल रूपी नयन, बस ऐसे था, कमल रूपी नयन क्या है, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। उपमेय और उपमान है वो। तो इस जिसमें तीसरा पद प्रधान हो बच्चों, वो बहुब्रीहि समास होता है। थर्ड वन देखिए, मीनाक्षी, मीनाक्षी मतलब मीन का मतलब होता है मछली के समान आंखों वाली, अर्थात विशेष स्त्री। इसमें भी विशेष स्त्री दिया है बेटा, इसलिए ये बहुब्रीहि समास। अंशुमाली, अंशु मतलब किरणें है माला जिसकी, अर्थात सूर्य, बहुब्रीहि समास। अजात शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ है जिसका, अर्थात विशेष योद्धा। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके, अंबर मतलब बच्चों क्या कहते हैं, वस्त्र। तो श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती, सरस्वती माँ को देखो श्वेत में ही बैठी हुई होती, उनका कपड़ा। षडानन, षड मतलब 6 है आनंद जिसके, कार्तिकेय। अब देखो, इसमें भी आपको लगेगा कि षड मतलब तो 6 होता है, तो 6 तो द्विगु समास में होता है। लेकिन बच्चों, अगर इसमें विग्रह करके दिया है जिसके कार्तिकेय, ऐसे विग्रह है, तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये बहुब्रीहि समास है। अगर विग्रह करके नहीं दिया है, सिर्फ षडानन दिया है, तो आप उसको द्विगु समास भी बता सकते हो, आप उसको बहुब्रीहि समास भी बता सकते हो। लेकिन अगर विग्रह करके दिया है तो जो पर्टिकुलर समास है उसी का नाम आपको लेना है।
मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, अर्थात अमर जो होता है, सरस्वती माँ। टर्न योर पेज। अब आता है, ये हो गया बच्चों आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अब बच्चों आ जाइए 107 पेज पे। द्वंद्व समास, 6th क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों, देखो पूर्व पद और उत्तर पद, दो ही पद होते हैं। सिर्फ बहुब्रीहि में ही तीसरा पद होता है। तो इसका विग्रह करने पे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। और इसमें जब बेटा हम विग्रह करते तो योजक मतलब जो हाइफन का चिन्ह होता है। ग्रामर में योजक किसे कहते हैं बेटा? जैसे माइनस की आप साइन करते हो, इंग्लिश में उसको हाइफन का चिन्ह बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है। जैसे आप देख लीजिए रात, और देखिए योजक चिन्ह लगा है, वो डैश कह लीजिए, चाहे माइनस का चिन्ह है, ये इस तरह से उसको दिन। तो इसका विग्रह क्या होगा? जो हाइफन है बेटा, जब इसका विग्रह होगा तो हाइफन की जगह हम क्या लगा देते हैं? और। रात और दिन। और इसमें क्या होता है बेटा? द्वंद्व का मतलब होता है इसमें, इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीतार्थक शब्द, विरोधी शब्द जो होते हैं, अपोजिट्स, इसमें सारे आपको जितने हैं वो सारे अपोजिट्स ही मिलेंगे। तो द्वंद्व समास इट्स वेरी वेरी इजी। आपको बीच में से योजक चिन्ह हटा के उसके विग्रह में सिर्फ और लगा देना है। दाल भात, दाल और भात। दही बड़ा, दही और बड़ा। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। राजा रानी, राजा और रानी। राजा रंक, राजा और रंक। भला बुरा, भला या बुरा। लाभ हानि, लाभ या हानि। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। राम सीता, राम और सीता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। सत्य असत्य, सत्य या असत्य। देखिए या लगता है बच्चों, या तो और लगता है इसके विग्रह में। जीवन मरण, जीवन और मरण। जन्म मृत्यु, जन्म या मृत्यु। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। मोटा पतला, मोटा और पतला। दादा दादी, दादा और दादी। नायक नायिका, नायक और नायिका। लव कुश, लव और कुश। नर नारी, नर और नारी। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। ये बेटा द्वंद्व समास के उदाहरण हुए। अब आप देखिए इसमें द्वंद्व समास में जो पॉइंट दिया वो पढ़ना बहुत जरूरी है। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। मतभेद मतलब अपोजिट्स। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले। मैंने शुरू में ही बोला ना कि विपरीत अर्थ, अपोजिट अर्थ देते हैं। दोनों पक्षों के अर्थों में द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब ऐसे रस्सा कसी जैसा द्वंद्व होता है, इसलिए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब बच्चों आपका समास तो खत्म हो गया, सिर्फ बहुब्रीहि और द्वंद्व समास ही बचा हुआ था, जो आज मैंने करवा दिया। अब आप एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नीचे है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। बच्चों कर्मधारय हमने पढ़ा और बहुब्रीहि पढ़ा। तो कर्मधारय में जिसे हम कहते हैं उसका जो साइन है वो क्या होता है बेटा? जो। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधान है जो मंत्री, अथवा के समान। चरण कमल है तो चरण के कमल के समान चरण, ऐसे। अथवा रूपी, जैसे क्रोधाग्नि तो क्रोध रूपी अग्नि। इस तरह से रूपी, के समान और जो, ये कर्मधारय का चिन्ह होता है। और बहुब्रीहि में अभी हमने पढ़ा, उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो आप देख लीजिए क्या दिया है, क्या अंतर होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उपमेय उपमान बेटा, जैसे कमल नयन बेटा, चरण कमल, वो उपमेय उपमान हुआ। अब विशेषण विशेष्य क्या हुआ? महादेव, महान है जो देव, तो ये विशेषण विशेष्य हुआ। तो इसमें क्या बता रहे हैं? कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान, अप्रधान मतलब मुख्य नहीं होते हुए किसी तीसरे अथवा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। कितना अच्छा समझाया है बच्चों, देख लो कि कर्मधारय में उपमेय, उपमान, विशेषण विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि में क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे महात्मा, तो महान विशेषण हुआ, आत्मा विशेष हुआ। महान है जो आत्मा, तो ये आप क्या लिखोगे? कर्मधारय समास। और चरण कमल क्या है बेटा? चरण उपमेय, कमल उपमान हो गया,
तो कमल के समान चरण अथवा कर्मधारय समास। देखो दोनों कर्मधारय का उदाहरण दिया है। अब नीचे देखिए, उपमेय अर्थात प्रस्तुत यानी जिसके विषय में वर्णन किया जा रहा है। उपमेय किसके विषय में वर्णन किया जा रहा है बेटा? ऊपर देख लो, कमल। उपमेय अर्थात अप्रस्तुत यानी जिसके द्वारा प्रस्तुत उपमेय के विषय में बताया जा रहा है। ये हो गया बेटा उपमेय और उपमान। मैंने आपको जब कर्मधारय समास पढ़ाया था तो बताया था। जैसे महात्मा, देख लो, महान है आत्मा जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति अथवा महात्मा गांधी। महात्मा अगर दिया है आपको कि इसका विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। और आप ये भी लिख सकते हो महान है आत्मा जिसकी अर्थात कोई विशेष व्यक्ति, महात्मा, जैसे महात्मा गांधी। तो ये बहुब्रीहि समास हो सकता है। तब आप दोनों बता सकते हो। चरण कमल, कमल के समान है चरण जिसके अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण, तो वो बहुब्रीहि हो गया। मतलब चरण कमल को आप बहुब्रीहि भी बता सकते हो, कर्मधारय भी बता सकते हो। महात्मा को आप कर्मधारय भी बता सकते हो, आप बहुब्रीहि भी बता सकते हो। तो जब सब डिपेंड किस पे करता है बच्चों? विग्रह पे, कि उसका विग्रह आप कैसे, किस समास में करते हो। अथवा अगर विग्रह करके दिया हुआ है तब तो आपको जो समास है वही लिखना पड़ेगा। जैसे कमल के समान है चरण जिसके अर्थात श्री कृष्ण, ये लिखा है तो आप बहुब्रीहि ही लिखोगे इसमें। और अगर लिखा है कि कमल के समान चरण, तो आप इसको सिर्फ कर्मधारय ही बताओगे। लेकिन दशानन अगर दिया है तो 10 आनन है, 10 आननों का समूह, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो ये कर्मधारय, ये बहुब्रीहि हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। टर्न योर पेज। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास की भांति द्विगु समास भी कई बार भ्रमित करता है। मैंने बोला ना, जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि हमको भ्रमित करता है, उसी तरह द्विगु भी भ्रमित करता है। जैसे दशानन वाला हमने बताया था। जैसे दशानन, समस्त पद को हम कर्मधारय समास भी मान सकते हैं। जो समस्त, अगर दशानन दिया है तो हम उसको कर्मधारय भी बोल सकते हैं, उसको हम बहुब्रीहि भी बोल सकते हैं, उसको हम द्विगु भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसका विग्रह करके दिया है तो जो समास बनता है आपको उसी का नाम लिखना पड़ेगा। तो दशानन, समस्त पद को हम कर्मधारय समास भी मान सकते हैं, बहुब्रीहि भी मान सकते हैं और द्विगु भी मान सकते हैं। आइए जाने कैसे। देखो 10 प्लस आनन, 10 मतलब विशेषण, आनन मतलब विशेष्य, अर्थात दशानन। अब इसका विग्रह कैसे है? 10 है जो आनन, ऐसे विग्रह करोगे तो कर्मधारय होगा। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि होगा। और 10 आननों का समूह, तो ये क्या होगा बेटा? द्विगु समास। आप उसका कैसे विग्रह करते हैं? अगर समस्त पद दिया है तो विग्रह आप तीनों समास में कर सकते हैं और कोई भी एक बता सकते हैं। लेकिन अगर विग्रह दिया है 10 है आनंद जो, 10 है जो आनंद, तो वो आप कर्मधारय ही आपको लिखना पड़ेगा। 10 आनंदों का समूह, तो वो द्विगु ही लिखना पड़ेगा। और अर्थात रावण करके दिया है तो वो बहुब्रीहि ही लिखना पड़ेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्त पद का समास विग्रह किस प्रकार किया जा रहा है। जो समस्त पद मतलब दशानन, दशानन समस्त पद हो गया, तो उसका विग्रह किस प्रकार किया जा रहा है। यदि उसका विग्रह संख्या और समूह के रूप में किया जा रहा है तो वहां द्विगु समास होगा बच्चों। विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय के रूप में किया जा रहा है तो कर्मधारय होगा। अन्यथा तीसरी पद प्रधान जो बता रहा है अर्थात रावण, तो वो बहुब्रीहि समास होगा। बच्चों मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये समास एक्सप्लेन किया गया है। और इसका 3 वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ इसलिए कि आपका 10th में ये मेन कोर्स में रहेगा। आपका समास पूरा होता है बच्चों। इसमें जो है आप जो होमवर्क रहेगा वो बहुब्रीहि समास और ये द्वंद्व समास के जितने उदाहरण दिए हैं पूरा आप लोग अपनी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। और कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर भी आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।